चाहूँगा क्या ये इम्तिहानात होंगे या इनमें कोई रद्दोबदल आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि कोविड के केसेस ज़रूर बढ़े हैं और पिछले लगभग 10-15 दिनों में इनमें काफ़ी इजाफा भी हुआ है। था कितनी और वैकेंसीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार आपको रिकमेंड करने वाली है? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? और दूसरा ये कि कितनी रिकमेंड कर चुकी है सरकार जिनको आप एडवर्टाइज करने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में? क्लास 4 की वैकेंसीज को लेकर अभी भी परेशानी बनी हुई है। परेशानी ये है कि आपने 5-5,500 के करीब करीब कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्ट किया, उसके बाद जो अब वैकेंसीज बची हुई हैं, दो चीज़ें उसमें, क्या वो दोबारा से री एडवर्टाइज होने जा रही हैं या आप उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अब अभी मुकम्मल करने जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों के जहनों में यही दो सवाल। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या इम्तिहानात कराएगा या कोविड-19 के इस पीक को ध्यान में रखते हुए इम्तिहानात मुलतवी होंगे? और उसके अलावा कई और सवालात हैं जो आपके जहन में हैं, गर्दिश करते हैं और आप वो सवाल पूछना चाहते हैं। हमने उन सवालों का एक मजमूआ तैयार किया है और कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर से बात करके तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाई जाएँ। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर हैं। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक तो मैं ये समझता हूँ कोविड-19 है और दूसरा ये भी समझता हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जुनैद साहब फॉर हैविंग मी। आपका शुक्रिया। आपने चूँकि खुद भी वक्त निकाला है और आपने कहा कि बच्चों के सवालात हैं, कैंडिडेट्स के सवालात हैं, तो बेहतर है कि उन तक जो है वो कन्वे किया जाए। खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोविड-19 के केसेस जो हैं उनका नंबर जो है मल्टीप्लाई हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी 500 से ज़्यादा केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में थे, कश्मीर में इसी तरीके से 600 के करीब करीब केसेस थे। हालांकि एडमिशन का रेट अभी भी हॉस्पिटल्स में कम है, कंपैरेटिवली उतनी एडमिशन्स नहीं हैं जितनी सेकेंड वेव में थी। तो 20 तारीख को भी आपका इम्तिहान है, 22 को भी आपका इम्तिहान है। बच्चे लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये इम्तिहान होंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर्स भी जो है उसमें सरकार ने जो है उनको भी नॉमिनेट कर दिया हुआ। तो आपसे जानना चाहूँगा क्या ये इम्तिहानात होंगे या इनमें कोई रद्दोबदल आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि कोविड के केसेस ज़रूर बढ़े हैं और पिछले लगभग 10-15 दिनों में इनमें काफ़ी इजाफा भी हुआ है। लेकिन देखिए, जहाँ तक एसएसबी का सवाल है या हमारी वर्किंग का या एग्ज़ाम कंडक्ट कराना जो हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ है, वी आर गवर्न्ड बाय द गाइडलाइंस ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है अभी तक इस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं दी है कि हमको गैदरिंग्स जो है बिल्कुल ही नहीं करनी है। आप देखिए, मार्केट्स जो है वो नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, बाकी बहुत सी एक्टिविटीज़ नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। आजकल दफातर को जो है अगर वहाँ से कोई केस निकलता है तो उनको सील नहीं किया जाता है, उनको बंद नहीं किया जाता है। जो केस निकलता है उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। बेसिकली देखिए, हमको एक चीज़ समझनी है कि ये जो कोविड है, ये एक ऐसा पैंडमिक है जो अब हमारे साथ पिछले 2 साल से है। अगर आप 2020 को देखें तो थोड़े से केसेस निकलने के बाद एक नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था। सेकेंड वेव को देखेंगे तो उस बड़े पैमाने पे लॉकडाउन नहीं लगा था, हालांकि नंबर ऑफ़ केसेस सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और आज अगर आप देखेंगे तो आज जितने केसेस हैं इतने पिछली वेव्स में केसेस नहीं थे। लेकिन आज अभी तक भी जो है नेशनल लेवल की तो बात ही नहीं है, लोकल लेवल पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटी गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने भी लॉकडाउन्स नहीं लगाए हैं। उन्होंने भी बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से लॉकडाउन लगाया है और लोकलाइज्ड जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो है वो बनाए हैं। सो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि एक्टिविटीज़ जो है, मतलब इस कोविड के बारे में जो जानकारी जूं हमारी बढ़ी है, हमारी जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स है उनकी जो जानकारी बढ़ी है, समझ बढ़ी है, उस हिसाब से रेस्पॉन्स भी जो है कैलिब्रेट होता रहा है। तो जहाँ तक इस वक्त जो आज की सिचुएशन है इसकी बात है, तो अभी तक जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं लॉकडाउन की जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन की बात हो रही है। बहुत सी एक्टिविटीज़, हमारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हमारी मार्केट्स खुली हैं, हमारे बाकी इवन आपने देखा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कश्मीर वैली में बंद हुए थे, तो उनको भी अब दोबारा से भी फिर अलाउ किया गया। कुछ कुछ जगहों पे बच्चों ने एहतजाज किया कि हमको पढ़ाई जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए।
तो एग्ज़ाम जो है इसके लिए तो बहुत से बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब हमें जो है वो, जबकि हमने ये सारी तैयारी कर ली है और बिल्कुल 11th आवर पे हम पहुँचे हैं, तो उन बच्चों को जो कि पूरी तरह से तैयार हैं और जो मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 साल से, 6 महीने 8 महीने से, उनको इस वक्त जो है वो डिस्करेज करना चाहिए, डिमोरलाइज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की गाइडलाइंस जो हैं वो हमें कहीं पे भी जो है वो प्रोहिबिट नहीं कर रही हैं कि हमको जो है वो एग्ज़ाम नहीं करना है। अगर वैसी गाइडलाइन आएगी तो हम दूसरे दिन एग्ज़ाम बंद करेंगे। तो फ़िलहाल हमारा जो है कल तो ड्राफ्ट्समैन का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, फिर 20, 21, 22 को जो है वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। ये तो ऑन शेड्यूल है, ये ऑन कोर्स हैं। उसके बाद जो है वो जिस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होगी और जिस तरह से गवर्नमेंट की जो है इंस्ट्रक्शंस आएंगी कोविड के बारे में, वैसे हम भी जो है वो अपना जो मज़ीद कार्रवाई है या मज़ीद एक्शन है या मज़ीद हमारी जो उसके बारे में रिस्पांस होगा वो वैसा ही होगा। खालिद साहब, सरकार ने जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो उनका तफसीली ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने 2 बातें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि 25% कैपेसिटी जो है हॉल्स की बात, मैरिज हॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 25% कैपेसिटी की बात की है। इम्तिहानात को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेटेड होने चाहिए, आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप क्या इंतजामात करेंगे जिससे आप, एक तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट क्या आप चेक करेंगे? अगर आप वो नहीं चेक करते तो फिर मान लीजिए कई बच्चों के फ़ोन आए, जी मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और 20 तारीख को मेरा पेपर है, तो उन बच्चों का क्या होगा? मान लीजिए जो कोविड पॉजिटिव हैं, मॉडरेट डिजीज़ है, सीवियर डिजीज़ है, उनको फिर आप किस तरीके से जो है इम्तिहान लेंगे? क्या उनके लिए कोई प्रोविजनिंग है, या आप भी सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत अगर हमें कहती है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करिए तो हम करेंगे? देखिए, जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो तो, जैसे अभी मैंने मास्क पहना, आपने मास्क पहना, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। तो जो इस तरह की गैदरिंग के बारे में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। जैसे मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, दीज आर द 3 बेसिक प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक। अब हमारे एग्ज़ाम हॉल्स जो हैं वो, अगर आप देखेंगे, ये इनका नंबर जो है ये छोटे छोटे हॉल्स हैं। लगभग 25 के करीब एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो हमारे बने हुए हैं। हर एक हॉल की कैपेसिटी 100-200 के आसपास है। और उसमें भी अगर हम पिछला अपना जो पीछे हमारे 3-4 एग्ज़ाम्स जो है वो दिसंबर के महीने से लेके जनवरी मिड तक हुए, अगर हम अटेंडेंस रेट देखें तो 50 से 60% कैपेसिटी जो है वो फुल होती है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है वो जितना, हालांकि वो चूँकि कंप्यूटर एक सिस्टम जब लगता है, दूसरे सिस्टम के बीच में पहले ही गैप काफ़ी होती है, लेकिन अब जब कैपेसिटी से कम बच्चे आते हैं तो हमारे पास और स्कोप बनता है कि हम और ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करें। तो इस तरह से दूसरा प्रिकॉशन तो ये भी फॉलो होगा कि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन होगा। तीसरी बात जो आपने कही कि कैंडिडेट अगर कोई आ जाता है और वो कोविड पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स हम उनको किसी ना किसी आइसोलेटेड कॉर्नर में ही उनको सिस्टम दे देंगे ताकि वो आराम से साइड पे रह के अपना एग्ज़ाम दे दें। वो जितने भी बच्चे अपना कोविड का टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह सेंटर पे प्रोड्यूस करेंगे तो उनको मौका दिया जाएगा कि वो आराम से साइड पे बैठ के अपना एग्ज़ाम करें। उसका प्रोविज़न भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा आपने कहा कि वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी चेक होगा। ये तो गाइडलाइन में प्रोवाइडेड है, तो इससे कैसे जो है वो बचा जा सकता है। यानी खालिद साहब, साफ तौर पर आप ये बात कह रहे हैं जो सारी दुनिया कह रही, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अब हमको कोविड-19 के साथ जीना है और हमको जीना सीखना है, और हम कारोबार को, अपने सिस्टम को, अपने इम्तिहान को सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। हमको कोई रास्ता निकालना होगा जिससे इम्तिहान भी हो और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया जाए। एक और दूसरी सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। क्या हमें ये गारंटी एश्योरेंस है कि कल को केसेस कम होंगे? 1 महीने बाद हो सकता है इससे भी ज़्यादा केसेस हों। वी डोंट नो कि ये कब तक बढ़ते रहेंगे और फिर किस लेवल पे रहेंगे। नोबडी कैन एंटिसिपेट दिस। तो इसलिए मुझे नहीं, आपने ठीक कहा कि हमको कोविड के साथ ही जीना है, क्योंकि ये अब मोर और लेस, मैं कहीं पढ़ रहा था सोशल मीडिया में कि यूरोप की कई कंट्रीज़ ने तो अब इसको एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है कि ये जस्ट लाइक कॉमन फ्लू है, वैसे इसको भी ट्रीट किया जाएगा। एंड
इसको भी वैसे ही जो है वी हैव टू डील विद इट, सो वी हैव टू लिव विद इट। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी जो नॉर्मल देखिए कोई सोशल गैदरिंग होती है, हमने देखा है, हम भी सोशल गैदरिंग्स में आज भी जो है पार्टिसिपेट करते रहते हैं। रिसेंट टाइम्स में भी कई सोशल गैदरिंग्स, वो तो वहाँ पे लोगों को खुद ही जो है फिर मास्क, डिस्टेंसिंग और हाइजीन का जो है वो ख्याल रखना है। सिमिलरली कई बार जो है वो डेथ्स में आपको जाना पड़ता है। सो वी कैन नॉट अवॉइड सच ओकेजन्स, बट वहाँ पे करना क्या है, वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के जितने भी हमारे काम हैं वो तो रुकेंगे नहीं। तो इसलिए एग्ज़ाम भी जो है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटीज़ विच वी हैव टू अंडरटेक। चाहे कोविड हो या ना हो, तो हमको कोविड के दौरान भी एग्ज़ाम देने हैं या कराने हैं, तो किस तरह से एग्ज़ाम्स होने चाहिए या किस तरह से उनमें पार्टिसिपेट करना है, वी हैव टू लर्न दैट बेसिक बिहेवियर नाउ। इसका मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है हमारी, अगर वो तय करती है, वो आपको कोई डायरेक्शंस देती है कि जी आप इम्तिहान मुलतवी करें, कोविड-19 की सिचुएशन वारंट करती है कि इम्तिहान की डेट्स जो है चेंज करनी चाहिए, तो जाकर आप करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो SSR भी इम्तिहान लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी देखिए, ये तो वी आर फॉलोइंग दीज डायरेक्शंस ऑफ द SDMA फॉर द लास्ट 2 years नाउ। आपने देखा होगा 2020 में हमने नवंबर के महीने में एग्ज़ाम पहला कराया, तब तक हमने नहीं कराया क्योंकि लॉकडाउन को अनलॉक करने के लिए ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जब इंस्ट्रक्शंस आती गई, तो जिस वक्त एग्ज़ाम को करने की बात कही गई हमने किया। उसके बाद जब सेकेंड वेव आया मई और जून के महीने में, तो हमने उस वक्त भी अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो आज भी जो है वो अभी तक जिस तरह से डायरेक्शंस आ रही हैं, वी आर फॉलोइंग दोज डायरेक्शंस। खालिद साहब, दूसरा सबसे अहम सवाल, क्योंकि तो पहला तो सारा इसी को इम्तिहान को लेकर था, कितनी और वैकेंसीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार आपको रिकमेंड करने वाली है, क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है? और दूसरा ये कि कितनी रिकमेंड कर चुकी है सरकार जिनको आप एडवर्टाइज़ करने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में? देखिए, कुछ तो हमारे पास रेफरल्स आए हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से, लगभग 1000 के करीब वैकेंसीज़ जो है वो आ गई हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारी डिस्कशन गवर्नमेंट के साथ टाइम टू टाइम हुई है, GAD के साथ, तो उसमें जो है वो यही हमें इंडिकेट किया गया, इस तरह के हिंट्स मिले हैं कि पूरे साल में जो है जो जितनी वैकेंसीज़ एक्रू हुई हैं इस कैलेंडर ईयर में, जो पिछला कैलेंडर ईयर गया है, उन सब को जो है वो सारा डेटा जो है वो जमा किया गया है। और यही तय हुआ था कि वो एक साथ ही जो है जनवरी फरवरी के महीने में ये सारी वैकेंसीज जो है वो रेफ़र की जाएंगी टू द डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज। उसमें SSB भी है और पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो हमें जो इंडिकेशन मिला है कि 10-12 हज़ार वैकेंसीज जो है वो SSB को रेफ़र होने वाली हैं। तो जैसे ही रिक्वेजिशंस आएंगे हम उनको एडवर्टीज़ करेंगे और बच्चे जो है वो दे कैन अगेन अप्लाई फॉर दोज वैकेंसीज एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। खालिद साहब, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि आप अब एक शेड्यूल को, आप अब एक टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये कि ये कितना मुश्किल था टाइम शेड्यूल को फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स जब आपकी निकलती हैं तो लोग उसे कैट में जाकर चैलेंज कर देते हैं, कहीं और जाकर चैलेंज कर देते हैं, तो फिर वो डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा, इस टाइम शेड्यूल को जो फॉलो करने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसमें क्या क्या बड़ी बड़ी दिक्कतें आपको आ रही हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी इन्होंने टाइम शेड्यूल तो दे दिया कि फ़लाँ इम्तिहान फ़लाँ वक्त कराएंगे, फ़लाँ इम्तिहान फ़लाँ वक्त कराएंगे, और नहीं करा पाता है। तो आपसे जानना चाहूँगा क्या दिक्कतें हैं, और ये जो साल शुरू हुआ है जिसमें जनवरी के महीने में जो सुनने में मुझे भी आ रहा है कि आपको वैकेंसीज रेफ़र होने जा रही हैं, तो क्या वो पूरा शेड्यूल आपका जो है आप उसको फिक्स करेंगे और उसको उसके बाद फॉलो करने के लिए क्या कुछ कदम आप उठाएंगे? देखिए, आपने तो बिल्कुल सही कहा कि टाइम शेड्यूल एक एग्ज़ाम्स का जो है वो बनना चाहिए और कैंडिडेट्स को भी जो है वो जानकारी रहनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे कि पिछले ये जो कोविड के हालात और इस तरह की कई डिफ़िकल्टीज़, ट्रांजिशन भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो ट्रांजिशन भी हुआ, सारी चीज़ें होने के बाद भी जो है
हमने कोशिश की कि एक शेड्यूल को फॉलो किया जाए, एक टाइम फ्रेम को फॉलो किया जाए, और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एसएसबी जो है वो कामयाब नहीं हुआ, बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं। अब यह है कि इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जाए, उसके लिए हम कोशा हैं, हमारी कोशिशें जारी हैं, हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। हमारी सारी टीम जो है वो, मतलब आप देखिए कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये तो सबके लिए बढ़ रहे हैं। आज भी हमारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 12 तारीख 13 तारीख हमारा लास्ट पेपर था इसका असिस्टेंट कंपाइलर का। स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो है वो 17 तारीख तक चलता रहा। तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कोविड से थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी बनती है, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ता है, बट वी आर ट्राइंग टू adhere to the time schedules which we have notified। और हमारी आगे जो कोशिश होगी कि वो हम इसको और ज़्यादा रिलीजियसली अपने जो जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनको एक टाइम फ्रेम के तहत करें, ताकि टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो वाकई में जो है वो बन के आ जाए बच्चों के सामने। कहीं कहीं पे लिटिगेशन या कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें लीगल एडवाइस या कोई हमें गवर्नमेंट से एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ों को भी अगर आप देखें, उसके बावजूद भी हमने कोशिश की है कि ज़्यादा वक्त ना लगे और एक टाइम फ्रेम के अंदर रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। 9 महीने 10 महीने में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना जो है, ये हमने एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया है यहाँ पे, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। जबकि मैं आपको ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहूँगा कि जो बड़ी रिनाउंड रिक्रूटिंग बॉडीज़ कंट्री की हैं, वो 1.5 साल से कम कहीं पे भी जो है रिक्रूटमेंट में नहीं लगता है, अगर आप बहुत जल्दी भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद, अच्छा इसके अलावा कई सिलेक्शन प्रोसेसेस मल्टी स्टेज होते हैं। जैसे स्टेनोग्राफर का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। स्टेनोग्राफर का पहले आपको टाइपिंग टेस्ट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा डेफिसिट यहाँ पे नाइलेट के पास जितनी कैपेसिटी है, नाइलेट जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास जितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के अंदर हमको फिर गुजारा करना पड़ता है। तो वो 2.5 महीने हमारा जो है वो जूनियर असिस्टेंट के बच्चों का जो है वो खाली टाइप टेस्ट चला, लेकिन टाइप टेस्ट जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, फूल प्रूफ तरीके से होता है। सामने स्क्रीन पे बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस नज़र आ जाती है उसी वक्त, और उसका शीट निकाल के जो है बच्चे को दिया जाता है, जो वो भी साइन करता है, और हमारे वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स स्टाफ होता है वो भी वहाँ पे उसको साइन करते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि मल्टी स्टेज एग्ज़ाम्स में हमें, मतलब हम कितना भी शॉर्ट सर्किटिंग करें तो पॉसिबल नहीं है। जब आपको स्किल टेस्ट कराना, उसके बाद डिक्टेशन है, जो शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन है वो करानी है, तो वो उसके लिए आपको नोटिस निकालना है, बच्चों को बुलाना है, आपको पेपर तैयार करना है, 10 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अब उनका रिटन एग्ज़ाम होना है, तो तीसरा स्टेज है। तो ये जो मल्टी स्टेज एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो आप कैसे टाइम कम लगा सकते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा खालिद साहब, एक और बड़ा अहम है, बच्चे कह रहे हैं कि क्लास 4 की वैकेंसीज़ को लेकर अभी भी परेशानी बनी हुई है। परेशानी ये है कि आपने 5-5.5 हज़ार के करीब कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्ट किया, उसके बाद जो अब वैकेंसीज़ बची हुई हैं, 2 चीज़ें उसमें, क्या वो दोबारा से री एडवर्टाइज होने जा रही हैं, या आप उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अब अभी मुकम्मल करने जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों के जहनों में यही 2 सवाल हैं। देखिए, हमने 8,500 वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की थी क्लास 4 की, जिसमें से कि 5,000 से भी ज़्यादा जो है वो 52-5300 के करीब जो है वो हमने सिलेक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। उसमें कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिनका नंबर 150 से भी ज़्यादा है, 160-70 के करीब, तो वो भी सिलेक्शन फाइनल होने जा रही है कुछ ही दिनों में। तो कुल मिला के ये 52-5300-5400 के करीब जो है टोटल हमने अभी तक जो है, हम मान के चलेंगे कि जो हमने सिलेक्शन कर ली है। बाकी कोई 3,000 के करीब वैकेंसीज अभी बच रही हैं। उसमें एक लीगल इशू था जो कि हमने गवर्नमेंट को रेफ़र किया है, और अभी तक हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जवाब आ जाए। गवर्नमेंट ने वो मैटर एडवोकेट जनरल साहब को रेफ़र करा था फॉर लीगल एडवाइस, तो वहाँ से जो ही वो हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डायरेक्शंस होंगी उसमें हाउ वी हैव टू प्रोसीड, रूल के मुताबिक हमको क्या करना है, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको
आगे कैसे तय करना है क्या। अभी फिलहाल के लिए री एडवर्टाइज नहीं हो रही वो। अभी तो मैं जब तक ना हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा और हम अपनी फाइनल रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजेंगे, तब तक मैं तो नहीं कह सकता एज चेयरमैन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कि हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है और हम इसको री एडवर्टाइज़ करेंगे। री एडवर्टाइज़ करने के लिए भी गवर्नमेंट को दोबारा से उन वैकेंसीज़ को रेफ़र करना है। जब तक ना दोबारा से रिक्विजिशन आएगा तब तक हम नया फ्रेश एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है इट इज़ गवर्न्ड बाय अ प्रोसीजर। उस प्रोसीजर के बाहर हम जा नहीं सकते हैं। तो जब रिक्विजिशन दोबारा आएगा तब मैं कहूँगा कि हम उसको री एडवर्टाइज़ करेंगे। अब फॉरेस्टर का वॉक टेस्ट कराने जा रहे थे, बच्चों के बीच में अब एक और परेशानी बन गई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो जानकारी हमें भी मिली है कि शायद वो पोस्टें री एडवर्टाइज होने जा रही हैं और उनका नंबर बढ़ के आने वाला है, और लेकिन कई और लेवल्स पर ये पता चल रहा है कि नहीं जी शायद उसी रिक्रूटमेंट को मुकम्मल किया जाएगा। ज़ाती तौर पर आप क्या मानते हैं कि 17 साल एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हो गए अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ? देखिए, ये आपकी बात जो आप पूछना चाहते हैं मैं तो एग्री करूंगा इस बात से कि 17 साल नहीं लगने चाहिए, लेकिन वो मामला जो है वो बहुत लंबे समय तक कोर्ट में रहा। तो क्योंकि ये एक पार्टी एक फोरम में जाती, दूसरी पार्टी दूसरे फोरम में पहुंचती है, तो इस तरह से इसमें काफ़ी टाइम लग गया कोर्ट के अंदर। अब डिपार्टमेंट को कॉल लेना है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या उस पुराने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। क्योंकि देखिए, मैं आपके ज़रिए से व्यूअर्स को एक बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट्स का अपना एक राइट होता है टू विड्रॉ द प्रोसेस। गवर्नमेंट एट एनी टाइम कैन डिसाइड कि हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कोई रिक्रूटिंग बॉडी उनको ये नहीं कह सकती है कि आप करें या ना करें, क्योंकि उनके पास भी जो है वो लॉ डिपार्टमेंट, फिर एडवोकेट जनरल साहब हैं, इस तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट के पास होती हैं। वो सारी एग्जामिनेशन और कंसल्टेशन करते हैं और उसके बाद शायद तय किया जाता है कि हमको क्या करना है, विड्रॉ करना है या कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब जहाँ तक हमारा सवाल है, हम व्हेन वी विल हियर एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, अलबत्ता क्योंकि ये मसला कोर्ट में बहुत देर तक था, तो मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट भी जो है एक केयरफुल कंसिडरेशन के बाद ही डिसीजन लेगी। खालिद साहब, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की आपने लिस्ट निकाली और आपने इम्तिहान मुकम्मल कराया, वो सारी चीज़ें उसमें हो गई, सारी स्टेजेस उसकी मुकम्मल हो गई। अब कहाँ पेज फंसा हुआ है, वो बच्चे भी जिन्होंने उसके लिए अप्लाई किया था, कई तो उसमें से ऐसे हैं कि वो अब बहुत सीनियर हो चुके हैं लेकिन असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर लगना है, तो कब तक उसका लगता है आपको कि फाइनल हो जाएगा और ताकि रिकमेंडेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चली जाए जिसे वाकई असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की ज़रूरत है? देखिए, ये रिक्रूटमेंट जो है असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन की, ये भी काफ़ी लंबे समय से जो है वो चल रही है और इसमें भी लिटिगेशन के मल्टीपल साइकिल्स हुए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया। तो जब मैंने इसको टेक ओवर किया यहाँ पे एज चेयरमैन SSB, तो उसके बाद जब ये मामला हमारे सामने आया तो हमें पता चला कि अब जो है कोर्ट की तरफ से जो है वो गो अहेड है कि इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इस प्रोसेस को आप कंप्लीट करिए। तो इमीडिएटली जो है वो मैंने उसके बाद जो है प्रोसेस को इनिशिएट किया, इनका रिटन एग्ज़ाम कराया, फिर उसके बाद इंटरव्यू कराया है। और इस वक्त हमने, क्योंकि इसमें आजकल जो आपको जानकारी है कि जर्नलिज़म में मल्टीपल किस्म की, डाइवर्स किस्म की जो है वो डिग्रीज़ बच्चे हासिल करते हैं। उनका नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। एक इंस्टीट्यूशन या एक आपका जो इदारा यूनिवर्सिटी है वो एक नाम से डिग्री जो है वो बच्चे को देती है, दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरे नाम से देता है। कहीं पे PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम इकट्ठे कराया जाता है, कहीं पे PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म ही खाली है, कहीं पे खाली मास कॉम है, और भी कई तरह, कुछ लोगों ने बाहर से भी किया है अपने कोर्सेज। तो हमने इक्विवेलेंस कमेटी एक होती है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो होते हैं उनकी सदारत में, तो हमने ये सारी डिग्रीज जितनी भी बच्चों ने हमको ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोड्यूस की थी, वो सारे केसेस रेफ़र किए थे इक्विवेलेंस कमेटी को। और इक्विवेलेंस कमेटी जो है वो उसको एग्जामिन कर रही है। इक्विवेलेंस कमेटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उसमें डायरेक्टर कॉलेजेस भी होते हैं और कुछ जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कि इस कमेटी में बिठाया जाता है।
लाइक अगर जर्नलिज़म की बात है तो वो शायद जर्नलिज़म डिपार्टमेंट या मास कॉम जो भी जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से बुला के तो एक्सपर्ट्स को भी जो है इसमें कंसल्ट किया जाता है और फिर कमेटी अपनी एक फाइंडिंग जो है हमको देती है कि क्या ये कोर्स इक्विवेलेंट है उसके जो कि क्वालिफिकेशन में प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं है। तो उसके आधार पे जो है वो फिर बोर्ड फैसला लेता है कि किस बच्चे को एलिजिबल करना है, किसको नॉट एलिजिबल करना है। हम उसी इक्विवेलेंस कमेटी की जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट है उसका वेट कर रहे हैं। जो ही वो हमारे पास आएगी तो उसके बाद जो है वो हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन को फाइनल करके लिस्ट को पब्लिश करेंगे। खालिद साहब, जैसे आपने कहा कि आप लिस्ट को फाइनल करेंगे, दो चीज़ें बच्चों के लिए मैं जानना चाहूँगा आपसे। एक तो ये कि आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं या आप वो एजेंसी हैं जो एडवर्टीजमेंट भी तय करती है, किन कवानीन के तहत रिक्रूटमेंट होगी वो भी तय करती है, और किन कवानीन के तहत एक आदमी को जो है डिपार्टमेंट में लिया जाएगा वो तय करती है, या आप महज एक इम्तिहान लेने वाली एजेंसी हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट का हुक्मनामा आप तक पहुंचता है आप उसको जो है अमलाने का काम करते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, मैंने देखा कि कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, मिसाल के तौर पे होम डिपार्टमेंट से सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए एक क्लैरिफिकेशन आना है, उन्हें रूल के अंदर तब्दीली करनी है, लेकिन सुनने में पब्लिक में ये आ रहा था कि जनाब ये तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाले, उन्होंने सारा सिलसिला हमारा रोक दिया हुआ है। तो ये थोड़ा चाहता हूँ मैं कि आप थोड़ा बच्चों को भी समझाएं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो मैंडेट है वो क्या है, आप क्या करते हैं, ताकि उन्हें क्लैरिटी के साथ समझ में आए कि उन्हें किस दरवाजे पर जाकर दस्तक देनी है। देखिए, सवाल आपका बहुत ही मैं कहूँगा कि रेलेवेंट है, क्योंकि आम जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनको ये समझ होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इशू कहाँ जाके रिजॉल्व होगा। और अक्सर हम देखते हैं कि सारे लोग जो है, जैसे वो विपिंग बॉय जिसको बोलते हैं ना, विपिंग बॉय, वो एसएसबी मिल गया है। शायद ये भी है कि एसएसबी के पास चूंकि कोई कानूनी वो हथियार नहीं ना हमारे पास है, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो शायद वो भी एक कारण है। जिनको पता भी होता है वो भी जानबूझ के एसएसबी का नाम लेते हैं। लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ। हमको इससे कोई मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों को एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि रिक्रूटिंग बॉडी जो है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन है या एसएसबी है, हमारा मैंडेट जो है वो बड़ा डिफाइंड है और लिमिटेड है। हमको रिक्रूटमेंट करनी है वो किसी डिपार्टमेंट के लिए करनी है, उनको एक मैन पावर चाहिए, वो हमें कहते हैं कि हमें इस तरह की मैन पावर हमको दीजिए आप। रूल्स वो डिफाइन करते सब, वो जो भी उसमें उनकी क्राइटेरिया या उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारा पहले से ही तय होता है। डिपार्टमेंट एज कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितना पढ़ा होगा, कितना पढ़ा नहीं होगा। हमारा काम है उन्होंने जो हमें कंडीशंस बताई हैं उन कंडीशंस के मुताबिक और सिलेक्शन करके वो मैन पावर उनको जो है वो सप्लाई करना। इसीलिए इंडेंट वर्ड यूज़ आया ना, कि हमको इंडेंट आता है कि उनकी तरफ से हमें एक रिक्वायरमेंट आ गई और हमने यहाँ से जो है वो सिलेक्शन करके मैन पावर सप्लाई कर दी। ये देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरे एक साधारण भाषा में बताऊंगा कि जब आप एक केटरर को ऑर्डर करते हैं ना कि आपको क्या क्या जो है किसी फंक्शन में किस तरह का जो है वो किस तरह के पकवान बनाने हैं, तो वो केटरर जो है वो आपसे ऑर्डर लेता है कि आपको जलेबी जो है वो ये वाली बनानी है, रसगुल्ला होना चाहिए, गुलाब जामुन होना चाहिए, या चाट होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरह से जो भी या जो है अगर वेज नॉन वेज कश्मीर में जो है वाजवान जब बुलाते हैं उसको, तो उसको बताते हैं कि हमको क्या क्या बनाना है, तो फिर वही वो बना के देता है। तो ये एम्प्लॉयर जो है ये उसको तय करना होता है कि उसको चाहिए क्या। तो ये तय करता है डिपार्टमेंट कंसर्न कि हमको कौन सी क्वालिफिकेशन वाला आदमी चाहिए, कितनी एज वाला चाहिए, फिर क्या इंटरव्यू करना है या नहीं करना है, रिटर्न के बेसिस पे करना है या खाली इंटरव्यू के बेसिस पे करना है। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर तय करता है और हमारे पास एक ऑर्डर आ जाता है, हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इससे ज़्यादा आपका कोई मैंडेट नहीं है? हमारा कोई मैंडेट नहीं है। खालिद साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जब से आप चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बने हैं,
कितने ऐसे कवानीन हैं जिन कवानीनों में खुद आपको लगा डिफेक्ट है? कितने ऐसे रूल्स हैं जिनको, क्योंकि आपके पास रिप्रेजेंटेशंस बच्चों की आती हैं, बच्चे आपको रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि जनाब जो फलां पोस्ट आपने एडवर्टाइज़ की है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बिल्कुल एन उसके मुताबिक क्वालिफिकेशन मेरे पास है, लेकिन आपके रूल पुराने हैं और उन पुराने रूल्स में जो ये दिया गया है ये अब इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। कितने ऐसे कवानीन हैं जिनको बदलने के लिए आपने सरकार को रिकमेंडेशन की, सरकार से गुजारिश की, या आपने पॉइंट आउट किया जी मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आई है, इसमें ये कुछ है, आप भी ज़रा इस पर नज़र दौड़ाएं? ये आपने, मैं कहता हूँ कि मौजूदा हालात में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। देखिए, रिक्रूटमेंट रूल्स जो है ये एक डायनेमिक चीज़ होती है और इनका बदलाव जो है एक कंपल्शन है, एक नेसेसिटी है, और इसीलिए जो है वो इनको अपडेट किया जाता है आफ्टर एवरी 3 to 5 ईयर्स। ये मैंडेटरी एक प्रोविज़न है कि रूल्स को जो है वो अपडेट करना है, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे ऑफ लेट 90s के बाद जब से थोड़ा सा ओपन हुई है हमारी इकॉनमी, तो आप देखिए कि एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें भी कितना बदलाव आया है, कितनी डाइवर्सिटी आ गई है और कितनी वुसअत आ गई है। मतलब नई नई क्वालिफ़िकेशंस मार्केट में बच्चे जो है वो इसलिए हासिल करते हैं, या फिर बेटर क्वालिफ़िकेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाए, वो बेटर स्किल्ड हों, उनके पास बेहतर नॉलेज हो, उनके पास ज़्यादा अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो, ताकि वो जाके अच्छी खिदमात जो है वो जहाँ भी वो जॉब उनको मिलेगा वहाँ पे अच्छी खिदमात दे सकें। लेकिन क्या होता है कि जिस तरह से हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में बदलाव, तब्दीली मार्केट में अवेलेबल जो हमारे पास क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो बदलाव उनमें आया है, उसी पेस से अगर हम पीछे जाके देखें पिछले 20-25 साल में हमारे डिपार्टमेंट्स ने रूल्स को उस पेस से अपडेट नहीं किया। आई मीन देयर वाज सम गैप, सम मिसमैच। हमने भी अब इन रूल्स को, जब हमारे पास इंडेंट्स टाइम टू टाइम आए 2020 के बाद ही, तो हमने भी उनको एग्जामिन किया और हमने बताया गवर्नमेंट को कि कौन सी रूल्स में जो है वो हमको लगता है कि इसको अब रिव्यू करने की ज़रूरत है। कहाँ पे नई क्वालिफ़िकेशंस जो आई हैं उनको भी, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ रहा है और बाद में जो है रूल में उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक जो है वो जॉब ही अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, वो समझेगा कि मैंने जो अच्छी पढ़ाई की थी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आजकल जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का ज़माना है, क्योंकि आज आप डिजिटल लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं और लाइब्रेरीज़ की नेटवर्किंग की बात करते हैं, ताकि बच्चों को जो है वो पूरी दुनिया से नॉलेज को एक्वायर करने का एक प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन हमारे रूल्स जो अगर आप देखें, कल्चर डिपार्टमेंट जो लाइब्रेरीज़ डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उन रूल्स को अगर आप पढ़ेंगे उनमें आज भी बीलिब एमलिब यही वर्ड लिखा है, जबकि जहाँ भी आप देखेंगे आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर उन्होंने लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस को इंटीग्रेट कर दिया है। और पहले ये कोर्स 3 साल का होता था और वो भी ग्रेजुएशन के बाद होता था। अब ये भी जो है वो 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स बन गया है, 5 इयर्स कोर्स। तो ये चेंजेस जो आती हैं हमारे एजुकेशनल फ्रेमवर्क में, ये कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस रिक्रूटमेंट रूल्स में आई थिंक कि इसको रियल टाइम बेसिस पे करने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ये लगे कि मेरी पढ़ाई का मुझको फ़ायदा मिलेगा, मेरी एम्प्लॉयबिलिटी इन द जॉब मार्केट जो है वो बढ़ेगी। सो ये बहुत ही ज़रूरी है और हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पॉइंट आउट भी किया है और इस पे डिपार्टमेंट्स काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जब रिकमेंडेशन गई थी उसके बाद सरकार ने जो है एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी बनाई थी कि जो सारे रूल्स को जो है वो री एग्ज़ामिन करेंगे और सारे डिपार्टमेंट्स की जो रूल्स की अपडेशन के प्रोसेस को ओवरसी करेंगे। तो उस पे एक्शन तो हो ही रहा है और मुझे लगता है कि हमको भी जो है वो, हम भी अपनी तरफ से लगातार जो है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की निशानदेही करें गवर्नमेंट को, ताकि टाइमली बात वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पर भी जो है वो इस पर टाइमली कार्रवाई हो। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, ह्यूमिलिटी जो आपके अंदर है कि बहुत बार मैं भी आपकी ह्यूमिलिटी से परेशान होता हूँ कि
आप बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं, बच्चे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप खुद, अगर आपको कभी फ़ोन आया तो आप फ़ोन उठाकर जवाब भी दे देते हैं कि बच्चे ये है ये है ये है। और बच्चे यहाँ भी जब आपसे मुलाकात करने आते हैं तो आप उन्हें अलाउ करते हैं कि आप आइए अंदर। हालांकि डिपार्टमेंट ने करना है, डिपार्टमेंटों का काम है, लेकिन आप उनके सवालों का पूरा पूरा जवाब देने की कोशिश करते हैं। कई बार व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज भी आते हैं तो आप उसका भी जवाब देते हैं। तो क्या एज चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको किसी वक्त अपने इस पूरे टेन्योर में ये लगा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे भी एक टाइट लिप्ड ब्यूरोक्रेट की तरह कि भाई कोई फ़ोन नहीं उठाना, कोई कुछ नहीं करना, मुझे जवाब देने का काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ जो है इम्तिहान कंडक्ट करने का और बच्चों को इम्तिहान कंडक्ट करने के बाद रिकमेंडेशन सरकार को भेजने का काम। मैं एक बात बताऊं, मैं शायद इससे ज़्यादा भी ओपन बच्चों के साथ रहता, लेकिन मैं आज आपके ज़रिए से ये बात ज़रूर जो है वो दिल की बात बताना चाहूँगा। आजकल जो बच्चों में एक टेंडेंसी आ गई है कॉल रिकॉर्ड करने की, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और दूसरा जो प्राइवेट गुफ्तगू को वो पब्लिक करना। अगर मैं सपोज़ व्हाट्सएप पे आपके और मेरे बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ है और आप या मैं उसको स्क्रीनशॉट उसका जो है वो कहीं ऐसी जगह सर्कुलेट करें कि जहाँ पे बहुत लोग उसको देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस टेंडेंसी की वजह से सारे ही ऑफिसर्स, मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ऑफिसर्स जो है वो थोड़ा सा रेटिसेंट हो जाते हैं, हेजिटेंट हो जाते हैं कि हमको इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि फिज़िकली मैं सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जो भी आता है वी मीट एवरीबॉडी। हमने ये आज भी आपने देखा होगा, नीचे बच्चे आए थे, उनके कुछ इश्यूज़ थे, जब मैं आया तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो भी नहीं कर रहे थे, तो उनको मैंने वहाँ पर भी सुना, देखा और बताया। कोशिश ये है कि हम बच्चों को सुने, उन तक पहुँचें, उनकी बात जो है वो उसका इजाला करने की कोशिश करें या उनको सही रास्ता बताएं। लेकिन बच्चों से भी, खासकर जो नौजवान बच्चा है, उनको मैं, मेरी तरफ से एक अपील रहेगी कि अगर मोबाइल फ़ोन पे या व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया के ज़रिए से आप प्राइवेटली कोई बात करते हैं, दैट शुड नॉट बी सर्कुलेटेड इन पब्लिक ग्रुप्स। और दूसरी बात कानूनी तौर में बताऊं, आई हैव वर्कड इन द होम डिपार्टमेंट ऑल्सो, ये अनऑथराइज्ड उसमें कॉल रिकॉर्डिंग में आएगी, जिसकी परमिशन सिर्फ कुछ ही मतलब, और वो भी परमिशन लेनी होती है। और अगर ज़ाब्ता भी देखा जाए खालिद साहब की, मतलब मैं सहाफ़ी के तौर पे, तो गलत है ही, मैं सहाफ़ी के तौर पे अगर आपसे बात करना चाहूँ तो मैं अगर आपकी कॉल रिकॉर्ड करूँ और अगर मैंने आपको रिकॉर्ड करने से पहले बताया नहीं कि खालिद साहब मैं और आप जो बात कर रहे हैं ये पूरी रिकॉर्ड होने जा रही है, तो एथिकली भी रॉन्ग है और कानूनी तौर पर भी जो मैं कह रहा हूँ मॉरली तो रॉन्ग है ही है, लेकिन ये लीगली गलत है। आप कर नहीं सकते हैं किसी की कॉल रिकॉर्ड। ये बाज़ाब्ता जो है वो हमारा जो IT एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट, जिसके तहत परमिशन ली जाती है टू रिकॉर्ड और टेप समबडीज कॉल्स, किसी फ़ोन को टेप किया जाता है, वो बाज़ाब्ता टेलीग्राफ एक्ट और IT एक्ट के तहत परमिशन ली जाती है होम डिपार्टमेंट से। तो अब ये है कि चूंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं, वक्त किसके पास है। अदरवाइज इफ समबडी अप्रोचेस द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, जिसने भी कॉल रिकॉर्ड किया, डेफिनेटली ही आर शी विल बी इन ट्रबल। ये मैं आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये न सिर्फ कि मॉरली गलत है, लीगली भी ऑफेंस है और इससे बचना चाहिए। अदरवाइज जो है मैं फील करता हूँ कि वी शुड बी ओपन टू आवर कैंडिडेट्स, वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिव टू दियर क्वेरीज। अगर वो भी हमको मौका देंगे इस तरह से कि दैट वी आर एश्योर्ड दैट हमारी बातों को इस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या फिर उनको मिसयूज़ करके जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ना की जाए, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स वुड लाइक टू क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोविड है, अगर मुझे कोई फ़ोन करता है तो आई विल प्रेफर टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन फ़ोन, क्योंकि उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उस बच्चे को आने से भी जो है नजात मिलती है। बट देयर इज़ अनदर साइड टू इट, देयर इज़ अ रिस्क ड्यू टू विच वी अवॉइड टू टेक कॉल्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर। दो बातें बिल्कुल साफ, एक तो ये कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर तय करती है कि इम्तिहान को मुलतवी करना है तो इम्तिहान मुलतवी होगा, लेकिन कोविड-19
को ध्यान में रखते हुए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए, और चूंकि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसी कोई गाइडलाइन या कोई डायरेक्शन अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को नहीं दी है, इम्तिहान अपने वक्त पर ही होंगे। दूसरी सबसे अहम बात यह कि अगर आपसे बात हो रही है और आपकी तकलीफ और आपकी परेशानी को समझने की कोशिश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट लोग कर रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जिनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, जिन्हें बहुत सारा काम है जो करना है, अगर आप उनकी उस मोहब्बत को, उनकी उस शराफत को इस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल करेंगे कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप टेप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये आप टेलीग्राफ एक्ट के अंदर आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उम्मीद और तवक्का ये कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया, मगर आप तमाम बच्चों से भी ये उम्मीद कि आप भी शराफत का जो दायरा है उस दायरे से बाहर निकलकर हरकतें नहीं करेंगे।